नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और एक खबर इंटरमीडिएट रिजल्ट से जुड़ी हुई है। बता दें कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर के बिहार बोर्ड तैयारियों में जुटा हुआ है और बताया जा रहा है कि 19 या 20 मार्च को संभावना जताई जा रही है कि इंटर का रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो 19 या 20 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। 12 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू होगा। टॉप 20 में आने वाले परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अलग अलग विषय के एक्सपर्ट पूछताछ इनसे करेंगे। टॉपर्स का हैंडराइटिंग मिलान भी बोर्ड करेगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉपर्स को बिहार बोर्ड से फोन जाएगा। 10 मार्च से संभावित टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए फोन जाना शुरू हो जाएगा। परीक्षा में 13,04,352 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रशनीश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। रशनीश, से क्या तैयारी है रिजल्ट को लेकर के बोर्ड की? देखिए, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने पहले ही कहा था कि होली से पहले टारगेट है, यानी इंटर का जो रिजल्ट है वो होली से पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। तो मूल्यांकन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और अब जो है टॉपर्स वेरिफिकेशन काम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में 12 मार्च से टॉपर्स जो है उनको बारी बारी से है वेरीफाई किया जाएगा। यानी बिहार बोर्ड कार्यालय में एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लिया गया है। जो अलग अलग विषय के एक्सपर्ट हैं वो संभावित टॉपर्स की जांच करेंगे, उनके हैंडराइटिंग मिलान करेंगे, उसके साथ साथ सवाल जवाब भी करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से बोर्ड को लेकर सवाल उठा था पिछले 6 साल पहले, ऐसे में टॉपर्स वेरिफिकेशन जो है हर साल किया जाता है ताकि फुल प्रूफ सिस्टम के साथ रिजल्ट जारी किया जा सके और कोई गड़बड़ी सामने ना हो। तो ऐसे में 19 या 20 मार्च को हर हाल में बिहार बोर्ड का टारगेट है कि हम इंटर का रिजल्ट जारी करते हैं। क्योंकि 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और सभी की निगाहें जो है बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर टिकी हुई है। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 सूत्रों के हवाले जानकारी दे रहा है कि टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद 19 या 20 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी होगा, जिसके बाद फिर मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर भी हम संभावित तिथि की जानकारी देंगे। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया रशनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू जुटा हुआ है और ऐसे में जेडीयू की आज अहम बैठक होने जा रही है। खास करके जेडीयू किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार कौन होंगे और ऐसे में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर के बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है और वर्चुअल मोड से जेडीयू के नेता इस बैठक में जुड़ेंगे। सभी एमपी एमएलए इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्री और पूर्व प्रत्याशी भी इसमें शामिल होंगे। बैठक को लेकर उमेश कुशवाहा से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। सर, आप लोग भी एक नई रणनीति के तहत तैयारी शुरू कर चुके, क्या है सर जेडीयू की तैयारी? आप जानते हैं, अब तैयारी पर हम विशेष इसको ओपन क्या करेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आपको कि आज भी हम वर्चुअल बैठक रखे हैं जिसमें माननीय सांसद, माननीय मंत्री, हमारे पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं उन सभी लोग को वर्चुअल गूगल ऐप से जोड़े हैं, जो गूगल मीट ऐप से जोड़कर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो लोकतंत्र का जो महाजग है वो लोकसभा चुनाव वो काफी समीप आ गया है। तो उसको हम लोग को चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में हम लोग जुटे हैं और उसके लेकर हम लोग मंथन कर रहे हैं और उस पर तैयारी कर रहे हैं। और हम जो सबसे निचला इकाई है हमारे संगठन पंचायत इकाई को और सशक्त करने के लिए और उसकी जो शाखा है बूथ कमेटी को सशक्त बनाने के लिए समिति बना रहे हैं। वो लगभग बन ही गया है, उसको ब्रीफ करेंगे और जो बाद में भी फिर उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि सभी जो हमारे घटक दल हैं सब एक साथ चुनाव अभियान समिति बनाकर और जो रणनीति बनाकर और पूरे मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन जो है आगे सफलता हासिल करेगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस पहली लिस्ट में बिहार के कैंडिडेट्स का नाम शामिल नहीं था। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो आगे लिस्ट आएगी उसमें बिहार के कैंडिडेट्स का नाम होगा और इसी को लेकर के बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जाएंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंचेंगे और आज शाम में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। शाह, नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। तो बिहार में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को बिहार में मैदान में उतारा जाए। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की
बैठक होगी। तो बिहार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यह बैठक। और देखिए इस पूरी खबर पर दिल्ली से अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, जो बैठक आज होनी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्या यह माना जाए कि लगभग नाम जो है वो तय होंगे, सीट तय होंगे? देखिए, दिल्ली में बड़ी बैठक है बीजेपी की। आज शाम दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से सभी जो बिहार के नेता हैं, प्रधानमंत्री की रैली चाहे 2 मार्च को ही थी औरंगाबाद बेगूसराय में, उसके बाद कल 6 मार्च को प्रधानमंत्री की रैली बेतिया में थी, वहां व्यस्त थे। इसलिए 5 मार्च को शाम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पटना में हो चुकी है, जब विनोद तावड़े बीजेपी के प्रभारी पटना गए थे। तो बीजेपी अपने कोटे की जो सीटें हैं उनके कैंडिडेट के बारे में जरूर चर्चा की है, एक बार चर्चा हो चुकी है आधिकारिक तौर पर पटना में। लेकिन कोर ग्रुप की बैठक होगी दिल्ली में, और ये कोर ग्रुप की बैठक होगी बीजेपी आलाकमान यानी अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ में। अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप के साथ आपने देखा होगा पिछले दिनों जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की पहली बैठक जो हुई थी, उसके पहले अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप के साथ इन तीनों नेताओं की बैठक हुई थी और एक एक कैंडिडेट के ऊपर चर्चा हुई थी जो बीजेपी कोटे की सीटें हैं उसको लेकर के। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम में दिल्ली में बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा आगरा गए हैं, वहां उनका एक कार्यक्रम है, लेकिन आगरा से जेपी नड्डा आ जाएंगे और ये तीनों नेता बैठेंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष। उनके साथ बिहार बीजेपी की जो कोर ग्रुप है वो दिल्ली में बैठेगी और जो मंथन पटना में हुआ था 5 मार्च को शाम में विनोद तावड़े के साथ में, उस पर चर्चा होगी। लेकिन बिहार को देखा जाए तो बिहार में काफी अगर देखा जाए तो गठबंधन को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी, चाचा पारस को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके अलावा जो 2 और भी लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उनको क्या मिलेगी। और नीतीश कुमार की जब भी एंट्री हुई है जब एनडीए में फिर से, तो उनके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी बाकी है। लेकिन बीजेपी को लगता है जो उसके अपने खाते की जो 17 सीटें हैं उस पर मंथन जरूरी है और उसको लेकर के कल 8 मार्च को जो शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, उसमें बिहार भी एजेंडे में है। इसलिए बिहार में अपने पाले की सीटों की संख्या बीजेपी इस पर चर्चा करेगी। लेकिन जब कोर ग्रुप आलाकमान के साथ बैठेगी तो निश्चित रूप से इसमें जो प्रदेश में अलायंस है उन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी कि हम लोग अगर 17 लड़ेंगे तो कितने कौन सी सीटें होंगी, या कुछ सीटें एक्सचेंज भी होंगी। क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली में जब एनडीए में आए हैं तो उसके बाद कुछ सीटों की 1-2 सीटें ऐसी हैं जिसकी अदला बदली हो सकती है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा काराकाट मांग रहे हैं, सीतामढ़ी मांग रहे हैं, इसके अलावा अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो गया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जेडीयू कोटे की सभी सीटें हैं। तो कौन सी सीटों पर अदला बदली होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ये बीजेपी के लिए सुलझाना एक टेढ़ी खीर जरूर है। यही वजह है कि तमाम सहयोगी जो दिल्ली में पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान है, वो भी चाहते हैं अमित शाह से मुलाकात करें। उन सब लोगों ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, इन सब लोगों ने समय मांगा भी हुआ है। तो ये अगला 2 दिन काफी क्रूशियल होगा बिहार के एनडीए की राजनीति के हिसाब से और टिकट बंटवारे के लिहाज से। जी चलिए, बिल्कुल अमितेश हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और इस बैठक के जरिए सीटों के फॉर्मूले को निकालने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ बिहार जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने भी आज वर्चुअल बैठक बुलाई है जिसमें जेडीयू के नेता शामिल होंगे। आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इस वर्चुअल बैठक को लेकर के क्या तैयारी है और क्या फॉर्मूला जो 17 का था 2019 वाला, क्या वही फॉर्मूला रहेगा? क्योंकि घटक दल की संख्या जो है वो एनडीए में और ज्यादा बढ़ गई है, तो किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को एडजस्ट करने की कोशिश होगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले बार 17 और 6 लोजपा जब थी एनडीए के साथ तो 17 और 6 का फार्मूला था। लेकिन इस पर जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी 17 सीटों पे लड़ी और जेडीयू 16 सीटों पे लड़ेगी। लोजपा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। हम पार्टी को 1 मिल सकता है और चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिल सकता है। लेकिन चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा की सीट की संख्या 1 से बढ़ सकती है या नहीं सकती है, ये दिलचस्प जानकारी हो सकती है। लेकिन जिसकी जानकारी कुछ दिन के बाद आ सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं राहुल कि जेडीयू की पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हो रही है। और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैठक जूम ऐप के जरिए शुरू हो चुकी है और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस बैठक को लीड कर रहे हैं। और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में इस बात की जानकारी भी ली जाएगी कि जेडीयू के जो 16 सीटिंग सीट है, वहां के जो सांसद हैं उनकी वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है। और इस बैठक में पूर्व प्रत्याशी भी मौजूद हैं और
इसके अलावा MP और MLA भी मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा चुनाव होता है, अपने उम्मीदवारों को लेकर जानकारियां इकट्ठी की जाती है, तो आज इस जूम ऐप के जरिए जो जेडीयू की तरफ से बैठक की गई, जिसको प्रदेश अध्यक्ष लीड कर रहे हैं, उसमें जेडीयू के सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में जो जानकारी आज मिलेगी पार्टी को, वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार कई प्रत्याशियों को लेकर कई नाराजगी की बात आती है, तो उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसकी भी जानकारी जिस माध्यम से मिलेगा, साथ में जमीनी स्थिति क्या है जेडीयू की, उसकी भी जानकारी मिल सकती है। तो ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की सबसे बड़ी बैठक अब तक मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के जरिए कई सारी जानकारियां जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व चाहेगी कि उन तक पहुंचे। ऐसे में सिटिंग जो सीट की बात बोले कि एनडीए में जो 40 सीट है, जो 40 में 39 सीट पर जीत हासिल हुई थी एनडीए को, तो कौन से गठबंधन के सहयोग कितनी सीटें मिलेगी। सम्राट चौधरी का बयान आपने 2 दिन पहले ही सुना होगा, जब उन्होंने कहा कि हम 17 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चर्चा यह है कि जब 17 और 16 33 की संख्या हो जाती है, 7 सीट बढ़ती है, उसमें 3 घटक दल हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी है। ऐसे में 4 सहयोगों को इस 7 सीटों में कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी या फिर जेडीयू, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, और ऐसे में जेडीयू की इस महत्वपूर्ण बैठक पर भी निगाह टिकी हुई है कि इस बैठक में जेडीयू को क्या फीडबैक मिलता है। उनके 16 सिटिंग सांसद हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है, उनकी जमीनी स्थिति क्या है, इस बात की जानकारी लेने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल, चलिए बिल्कुल, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों खेमों में महामंथन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए। अमितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से। अमितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, पटना में एक तरफ वर्चुअल मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर जेडीयू महामंथन कर रहा है, और इस बार जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी जो पूरी तैयारी है वो करके रखी हुई है, क्योंकि जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में बीजेपी कैंडिडेट्स जो थे वो बिहार से शामिल नहीं थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाला जो 1-2 दिन है उसमें तस्वीर और साफ हो पाएगी। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में जेडीयू की बैठक, और दूसरी तरफ तस्वीर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो है वो आज दिल्ली में होनी है। तो वर्चुअली ये जेडीयू के नेता जुड़ रहे हैं, और इस बैठक की अगर बात करें तो सभी MP MLA इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही मंत्री और पूर्व प्रत्याशी भी जेडीयू से जुड़ रहे हैं। बैठक को लेकर के उमेश कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी है, और उमेश कुशवाहा भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर जहां बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है, हालांकि एक दफे के दौर की जो बैठक है वो जरूर हुई है और सीटों को लेकर के चर्चा की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आज की जो बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी और तस्वीर साफ होने में। बढ़ते आगे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला है, और लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जब वो शासन में थे तो उन्होंने युवाओं की नौकरी खा ली, चारा खा लिया, और एक बार फिर से बड़े हमलावर नजर आए हैं। लालू जी ने चारा खाया, सरकारी नौकरी खाया, बिहार के बच्चों का नौकरी खाया, तो आरोप किस पे लगाएंगे? अच्छा, चिराग पासवान क्या नाराज चल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा भी दिखाई नहीं, ये सरकारी कार्यक्रम था, जिस इलाके के सांसद विधायक रहते हैं वो लोग रहते हैं उस कार्यक्रम। कोई नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर के क्या चिराग नहीं, वो तो वार्ता चल रही है। और देखिए, एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, और ये गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है, और इनसे पूछताछ की जा रही है, और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो 2 गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। 3 राज्य में ये वांटेड थे जो गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा, राजस्थान और यूपी पुलिस को भी इन दोनों की तलाश थी। गिरफ्तार शूटर की पहचान राजस्थान के सुनील करोलिया और शाहनवाज साहिल के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ चल रही है। दोनों पर कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, दोनों गैंगस्टर जो पकड़ में आए हैं, अब तक क्या पूछताछ हुई है, क्या खुलासे और हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है ये, इस लिहाज से कि कई राज्यों में, न केवल राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों में कई हाई प्रोफाइल जो मर्डर हैं उसके आरोप हैं सुनील करोलिया, और जो एक सीतामढ़ी के मेहसौल से गिरफ्तार किया गया शाहनवाज साहिल। तो एक अहम कामयाबी थी, और रोहतक की टीम तो मुजफ्फरपुर पहुंच भी गई है। फिलहाल
मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी पूछताछ करने में लगे हुए हैं और इनकी गिरफ्तारी बॉर्डरिंग एरिया से हुई है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का जो बॉर्डर एरिया, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और न केवल बिहार पुलिस को इनकी तलाश थी, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जो पुलिस थी इनको तलाश नहीं थी, लेकिन गिरफ्तारी बिहार में संभव हो पाई है और पुलिस पहुंची है। और देखना होगा रोहतक की जो टीम पहुंची है उसको प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उसके पहले मुजफ्फरपुर में आलाधिकारी जो है पुलिस प्रशासन को इससे पूछताछ कर रहे हैं और उम्मीद है कि कई हत्याकांडों का खुलासा संभव हो सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।